हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों यहाँ पे जो है हम लोग पिछले क्लास में सामान्य ज्ञान से जो है 25 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, कितना साथियों? 25 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को करेंगे और 20 क्वेश्चंस जो रहने वाली है वो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपको डेली शाम को 7:30 बजे क्लासेस दी जाएंगी, तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। चलिए, ये क्लास दूसरा है ना, ये क्लास दूसरा है। इससे पहले एक क्लास चल चुका है, उस क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा और वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत किया जाए। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि ऐतिहासिक स्रोत का सीरीज चल रहा है अभी। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्स का सीरीज चल रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस आप लोग को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन के लिए 125 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन के लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। इंग्लिश से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन के लिए 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद हिंदी से भी आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन के लिए आप लोग को 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे आप लोग को 100 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आप सभी का एग्जाम जो है 450 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट का 2 घंटा 15 मिनट का आप सभी का एग्जाम में टाइमिंग रहेगा। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर हम लोग तुक्का मार के आ जाएंगे, तो तुक्का मारने का यहाँ पे कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, जो 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही मारिएगा। चलिए आगे कुछ बातें बताता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर से आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से आईडी चलता है। टेलीग्राम तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास होगा उसका क्वेश्चन आंसर है ना, नोट्स, ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन को कर चुका है और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। चलिए, यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत में आया था? बताइए। फाहान आया था, इत्सिंग आया था, मेगास्थनीज आया था, वेनसोंग आया था। बताइए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है ये भारत आया था? तो ये आया था, ये कौन आया था? नहीं, मेगास्थनीज नहीं होगा। मेगास्थनीज का टिक कर रहे हैं, यहाँ पे होगा वेनसोंग होगा। क्या होगा? वेनसोंग, ये हो जाएगा। इसका डी नंबर आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, वेनसोंग। सॉन्ग है ना, सॉन्ग। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कर 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल को किया था, प्रतिहार को किया था, राष्ट्रकूट को किया था, सैन को किया था? 9वीं सदी में जो भारत आए थे अरबी यात्री जो थे, सुलेमान जो था वो किस साम्राज्य को जो है रुहमा कहकर संबोधित किया था? यानी कि रुहमा से उसको संबोधित किया था। पाल को किया था, प्रतिहार को किया था, राष्ट्रकूट को किया था, सैन को किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाल। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल। यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% सही जवाब है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन करा है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताइए। तो अल-बेरूनी जो है ये किसके शासनकाल में जो है इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में। अल-बेरूनी जो है ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या? महमूद बिन तुगलक नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा महमूद गजनबी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे महमूद गजनबी यानी कि ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। कह रहा है यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो था ये एक यात्री था जो कि कहाँ से आया था? भारत आया था ये
मोरक्को से आया था, फ्रांस से आया था, तुर्की से आया था, ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या? फ्रांस। बी नंबर में फ्रांस हो जाएगा, सी में तुर्की हो जाएगा, और डी कह रहा है मध्य एशिया से आया था। बताइए तो कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? ये कहाँ से आया था और कहाँ को गया था? तो ये भारत आया था, और ये कहाँ से आया था ये पूछ रहा है आप सभी से। तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था इब्न बतूता? ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। यहाँ भी यानी कि यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं ना, उनका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग का मेहनत जो है रंग ला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय जो है भारत में किसका शासन चलता था? हुमायूं का शासन था, अकबर का शासन था, महमूद बिन तुगलक का शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था? बताइए। दक्षिणी अमेरिका से जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस टाइम में जो है भारत में किसका शासन चलता था? हुमायूं का शासन था, अकबर का शासन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट हो जाएगा साथियों, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग मोहम्मद बिन तुगलक को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि सी नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा फास्टली करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आ चुका है ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। फारस नहीं है, फ्रांस होता है। फ्रांस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि शासनकाल चला था ये 1443 से 1444 ईस्वी में चला था। ये किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? फारस के साथ, जी हाँ फारस ही है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में, देवराय सेकंड के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में, सदाशिव राय के शासनकाल में? तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। क्या आया था? देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो था ये विजयनगर के सम्राट देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है, ये सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में? बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी में। इसका तो डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1861 ईस्वी में। कब साथियों? यहाँ पे 1861 ईस्वी में, यानी कि डी नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, जॉन मार्शल को कहा जाता है, मॉर्टिमर व्हीलर को कहा जाता है? बताइए तो भारतीय पुरातत्व जनक यानी कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा साथियों? अलेक्जेंडर। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि यहाँ पे ए
नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अलेक्जेंडर कनिंघम होगा इसका राइट आंसर, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जिसे कहा जाता है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ये तो वही क्वेश्चन है यार। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, ए कनिंघम ने किया था, दयाराम सहनी ने किया था। बताइए तो निम्नलिखित ऐसा यानी कि इन चारों विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता का नाम आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं सर जॉन मार्शल नहीं होगा, यहाँ पे दयाराम सहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दयाराम सहनी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दयाराम सहनी हो जाएगा, थोड़ा डिले हुआ होगा, दयाराम सहनी हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे 100% जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बहुत टाइम से लिखते हुए ये बोरिंग फील हो रहा है। चलिए अगला ये वाइट कर लेता हूँ, सॉरी वाइट नहीं वाइट कर लेता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं यार ये पेन ठीक नहीं है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उन भारतीयों का नाम आप सभी को बताना है। दयाराम सहनी एवं राखाल दास बनर्जी है, उसका जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद है, उसके बाद आशीर्वादी लाल और एवं रंगनाथ राव है, उसके बाद माधो स्वरूप वत्स एवं बीबी राव है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो दो भारतीयों का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने नहीं किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज, जी हाँ बिल्कुल सही कमेंट किए हैं कि 35 नंबर छूट गया था, सही। 35 नंबर में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये 1921 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग को हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों का योगदान था, उसका नाम आप सभी से पूछ रहा है। इसका नाम, जी हाँ बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, दयाराम सहनी और राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आर.डी. बनर्जी के नाम से भी इसको जाना जाता है। राखाल दास बनर्जी को जो है आर.जी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आर.डी. बनर्जी भी आता है तो भी आप लोग टिक करिएगा, और राखाल दास बनर्जी आता है, नाम पूरा आता है, तब भी आप लोग दोनों को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आ चुका है मोबाइल के स्क्रीन पे, कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक यानी कि पुराना वाला जो खुदाई हुआ था उसका प्रभारी कौन था? लॉर्ड मैकले थे, उसका बाद सर जॉन मार्शल था, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव था, कर्नल ट्रॉट था। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका नहीं लॉर्ड मैकले नहीं होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आप सभी का, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सर जॉन मार्शल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% करेक्ट आंसर है। ये जो था सर जॉन मार्शल जो था ये पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी हुआ
हुआ करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है। उसके बाद सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, ताल पत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ताम्र पत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो बताइएगा इसमें जो है न्यूमिस्मैटिक्स का ये क्या है? तो इसमें जो है ताल पत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ताल पत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है ताल पत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये हो गया आप लोग का सी नंबर आंसर। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर है जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व सत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया एवं व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसका प्रूफ मिलता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना जो है ये हुआ था बोगाज से, और इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से जो है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व जो है इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ से जो भी अभिलेख मिला था जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ था उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र व सत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िएगा थोड़ा शांति से, है ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं कि फास्टली कीजिए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम बताइए आप लोग। जॉन टावर था, चार्ल्स मैटकॉफ था, हैरी स्मिथ था, जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था साथियों वो कौन था? तो प्रथम अंग्रेज जो था साथियों जेम्स प्रिंसेप था। क्या था नाम था इसका? जेम्स प्रिंसेप नाम था, जो कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को जो है सबसे पहले पढ़ने वाला, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो था वो था साथियों वो जो था जेम्स प्रिंसेप था। क्या था? जेम्स प्रिंसेप था, याद रखिएगा। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। अशोक से ही रिलेटेड है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक का जो अभिलेख है वो जो है अधिकांशतः किस लिपि या भाषा में है? प्राकृत व बाहरी भाषा में है, उसके बाद संस्कृत व बागृही भाषा में है, उसके बाद पाली व बागृही भाषा में है, हिंदी व बागृही भाषा में है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत व बाहरी भाषा जो है, बागृही भाषा जो है ये, इसमें अशोक का अधिकांश शिलालेख है। क्या है? अशोक का अधिकांश शिलालेख लिखा गया है इसी भाषा में लिखा गया है, इसी भाषा और लिपि में लिखा गया है, लिपि में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कूना जो कि कंधार में स्थित है, मनसेहरा से हुआ है, कालसी से हुआ है, कलिंग से हुआ है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं द्विभाषाई कहने का मतलब क्या? दो गो भाषा है ना, ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एक कूना जो कि कंधार में स्थित है। सर एक कूना जो कि कहाँ स्थित है? कंधार में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और अगला
क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कह रहा है अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो देखिए मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में स्थित है एवं शहबाज गढ़ी जो कि ये भी पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से जो भी शिलालेख मिला है वह जो है किस लिपि यानी कि किस भाषा में है, खरोष्ठी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, तमिल भाषा में है, यूनानी भाषा में है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं खरोष्ठी भाषा में है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो कि मनसेहरा और शहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से जो भी शिलालेख मिला है वो उसका जो भाषा है, लिपि है जिसमें लिखा गया है वो खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। क्या खरोष्ठी भाषा या फिर लिपि भी कहते हैं इसको। भाषा और लिपि दोनों एक ही होता है ना। लिपि यानी कि पढ़ने का जो संवाद करने की व्यवस्था है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जिससे जिसमें लिखा गया है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं वैसे देवनागरी होता है, खरोष्ठी होता है, संस्कृत होता है, तमिल होता है, यूनानी होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बताइए प्राचीन यानी कि इतिहास में जो है प्राचीन भाषा में भारत में पहले के समय में जो है कौन सी एक लिपि है जो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी, यानी दाहिना से शुरू करते थे और बायां तरफ लिखा जाता था। तो यहाँ पे बताइएगा दाहिनी तरफ से शुरू करते थे और बाईं तरफ लिखा जाता था, यानी कि दाहिना से लिखते थे जैसे उर्दू लिखाता है ना। उर्दू भी शायद मेरे हिसाब से इसी तरीके से लिखाता है, बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्रागरी भाषा है, नंदनागढ़ी भाषा है, शारदा भाषा है, खरोष्ठी भाषा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर लवली फ्रेंड ये हो जाएगा खरोष्ठी जो भाषा था ना साथियों, ये दाहिनी तरफ से शुरू किया जाता था और इसको जो है जैसे यहाँ पे देखिए खरोष्ठी जैसे कि इधर से शुरू किए और इधर की ओर लिखते हुए आए, जैसे कि उल्टा लिखाता है ना। जैसे हम लोग अभी तो लिखते हैं दाहिने से बाएं तरफ लिखते हैं, लेकिन बायां से दाहिना तरफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दाईं ओर से बाईं तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये भाषा था खरोष्ठी भाषा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। हेलियोडोरस का बेसनगढ़ अभिलेख संदर्भित है, कहाँ से संदर्भित है, संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे संकर्षण तथा पड्डुमन से संबंधित है। उसके बाद संकर्षण तथा प्रदुमन एवं वासुदेव से संबंधित है। उसके बाद केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो हो जाएगा साथियों केवल यहाँ पे वासुदेव से ही संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक किया है, तो जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को, इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियो जो है वो मिल सकेंगी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। उम्मीद है आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी।